हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट कॉमन ब्लड टेस्ट की, जो कि नर्सिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो ब्लड टेस्ट के नाम है PCINR और APTT टेस्ट। ये दोनों ही नाम आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, बट कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि PT क्या है, INR क्या है, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, किसको टेस्ट करता है ये, APTT क्या है, किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे। और इससे पहले कि हम इन ब्लड टेस्ट के बारे में जानें, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे आपको एक स्लाइड दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जब भी कोई बॉडी में कट लगता है, कोई भी इंजरी होती है तो क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, राइट। और जब इंजरी होती है, ब्लीडिंग अकर होगी, तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है, हमारे ब्लड का मैकेनिज्म ऐसा है कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, प्लेटलेट्स। तो जैसे ही मान लीजिए फिंगर में कट लगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स फटाफट दौड़ते दौड़ते आते हैं इस कट वाले एरिया पे, और वहाँ पे वो टेम्पररी प्लग फॉर्म कर लेते हैं, राइट। और जैसे ही वो प्लेटलेट्स टेम्पररी प्लग फॉर्म करते हैं तो एक्टिवेट क्या होता है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। और 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स एक के बाद एक एक्टिवेट होते हैं, एक दूसरे को चेन के अकॉर्डिंग एक दूसरे को स्टिमुलेट करते जाते हैं। दैट इज 12th क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट करेगा, 9th एक्टिवेट करता है, 8th को, एंड लाइकवाइज सो ऑन। वो एक दूसरे को स्टिमुलेट करेंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट फाइनली ये जो टेम्पररी प्लग प्लेटलेट्स ने क्रिएट किया था, ये टेम्पररी से परमानेंट प्लग क्रिएट होता है, एंड फाइनली हमारी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है। तो आपको स्क्रीन पे साइड में दिख रहे होंगे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम, और साइड में आपको एक और पिक्चर नजर आ रहा होगा जिसमें क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड है, क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि सबसे पहले जब भी ब्लड वेसल रप्चर होगी तो ब्लीडिंग क्रिएट होगा, ब्लीडिंग होगा, ब्लड ऊज आउट होगा। ब्लड जैसे ही ऊज आउट होता है तो प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं और एक क्लॉट फॉर्मेशन होगा, एंड फाइनली ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स एक के बाद एक एक्टिवेट होकर इस टेम्पररी को परमानेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट्स हाउ द कोएगुलेशन प्रोसेस और द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में हमने बात की। चलिए अब आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, राइट। इंट्रिंसिक पाथवे एक हेडिंग है और दूसरी हेडिंग हो गई एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो जब हम बात करते हैं क्लॉटिंग की, ब्लड कोएगुलेशन की, तो जो कोएगुलेशन कैस्केड होता है उसमें 3 पाथवेज इंक्लूड होते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इंट्रिंसिक पाथवे और राइट हैंड साइड पे लिखा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो 3 पाथवेज मैंने बोला, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और तीसरा आता है कॉमन पाथवे। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं, याद रखिएगा इंट्रिंसिक पाथवे जो है, यानी कि ब्लड कोएगुलेशन का जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। जब ब्लड वेसल्स हमारी डैमेज होंगी तो उसमें एक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल लेयर। जब वो डैमेज होती है तो हमारा डिस्चार्ज होता है क्या, कोलाजन। और कोलाजन जैसे ही एक्सपोज होगा तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, फैक्टर कौन सा स्टिमुलेट होता है, फैक्टर नंबर 12, यानी कि 12th क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। 12th क्लॉटिंग फैक्टर किसको स्टिमुलेट करेगा, 11th को। 11th क्लॉटिंग फैक्टर किसको स्टिमुलेट कर रहा है, 9th को। 9th क्लॉटिंग फैक्टर स्टिमुलेट करता है 8th को, एंड इवेंचुअली फिर वो जाके किससे ज्वाइन होता है, कॉमन पाथवे से। तो ये हो गया इंट्रिंसिक कॉमन पाथवे, इंट्रिंसिक कोएगुलेशन कैस्केड का पाथवे, जो कि कहाँ चल रहा था, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब यही स्क्रीन पे आपको वापस में राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में बेसिकली काम करता है फैक्टर नंबर 7, जो कि कहाँ किस एरिया में काम करता है। देखिए, जब भी कोई इंजरी होती है तो सिर्फ ब्लड वेसल डैमेज नहीं होगी, ब्लड वेसल के सराउंडिंग टिश्यूज भी डैमेज होते हैं। तो जब सराउंडिंग टिश्यूज डैमेज होते हैं तो उन टिश्यूज में काम करता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो आपकी स्क्रीन पे इस कोएगुलेशन पाथवे कैस्केड की जो 2 कॉमन पाथवेज है उसका क्लियर डिस्टिंक्शन आपको नजर आएगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक अभी हमने बात की। इंट्रिंसिक पाथवे कहाँ हो रहा था, अभी मैंने बताया आपको, ब्लड वेसल्स के अंदर। इंट्रिंसिक में कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो भी मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया, फैक्टर नंबर 12, फैक्टर नंबर 11, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 8। वहीं पे साइमल्टेनियसली एक्सट्रिंसिक पाथवे है, उसमें क्या कहाँ हो रहा है, वो सराउंडिंग टिश्यूज में होता है। कौन सा फैक्टर काम करेगा, फैक्टर नंबर 7। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, कहाँ कौन सा फैक्टर काम करता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है तीसरा, यानी कि कॉमन पाथवे। तो अब ये जो दोनों इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक है, ये दोनों इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे आकर ज्वाइन होते हैं एंड बनता है हमारा कॉमन पाथवे। अब कॉमन पाथवे में कौन से फैक्टर्स काम करेंगे, फैक्टर नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लिखा है, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2,
फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10। तो ये था कोएगुलेशन प्रोफाइल, नॉट प्रोफाइल, कोएगुलेशन कैस्केड का बहुत शॉर्ट में मैंने आपको जिस्ट दिया। हम आगे किसी वीडियो में इस कोएगुलेशन के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अब अभी मैंने 2 टेस्ट के नाम लिए थे आपके सामने, जिसमें पहला था PTINR टेस्ट और दूसरा था APTT टेस्ट। तो जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है उसको मेजर करने के लिए सबसे एक्यूरेट टेस्ट इज नोन एज APTT टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट। तो APTT टेस्ट मेजर करेगा इंट्रिंसिक पाथवे को, और वहीं पे PT टेस्ट, स्पेशली PTINR में से PT मेजर करता है हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे को। अब इससे पहले कि हम हर एक टेस्ट के थोड़े से डिटेल में जाए, कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी हमने कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स मैंने आपको बताया, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। याद रखिएगा 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। याद रख लीजिए, ऑल द 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एक्सेप्ट, हर एक चीज में एक्सेप्शन होता है भाई, तो इसमें कैसे छूट जाएगा, एक्सेप्ट फैक्टर नंबर 4 विच इज नोन एज कैल्शियम। ओके, अब इसके बाद फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10 आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन विटामिन के। और विटामिन के भी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लिवर में से। तो याद रखिएगा ये तीन या 4 पॉइंट जो की नोट्स के बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सारे के सारे लिवर प्रोड्यूस करता है, उसका एक्सेप्शन एक है, दैट इज कैल्शियम। ओके, अब एक और बात, ये कोएगुलेशन टेस्ट करने की आखिर जरूरत क्या है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स टू परफॉर्म दिस कोएगुलेशन टेस्ट। तो सबसे पहला, उन पेशेंट्स के लिए हम ये कोएगुलेशन टेस्ट करते हैं जिनको अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, प्री ऑपरेटिव कंडीशन में कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, आप सर्जरी के लिए भाई जा रहा है तो यानी कि सर्जरी में ब्लीडिंग तो होगी, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सर्जरी की वजह से जो ब्लीडिंग होती है या जो भी ब्लीडिंग होगी वो कितनी देर में स्टॉप होगी, इन हाउ मच टाइम द ब्लड इज गोइंग टू क्लॉट। सो दैट इज व्हाई दिस कोएगुलेशन टेस्ट इट इज एसेंशियल टू कंडक्ट। नेक्स्ट इज पेशेंट टेकिंग एंटीकोएगुलेंट्स। अगर कोई पेशेंट है, कोई हार्ट कंडीशन का पेशेंट है, कोई लिवर डिजीज का कंडीशन का पेशेंट है, तो उसको चल रही होंगे ब्लड थिनर्स, यानी कि एंटीकोएगुलेंट, जो कि ब्लड को क्लॉट होने से, या हिंदी में बोले ब्लड को गाढ़ा होने से रोकते हैं। तो एंटीकोएगुलेंट्स चल रहे होंगे, जिसमें से 2 मोस्ट कॉमन आपने नाम सुने होंगे। पहला आता है वॉरफैरिन, जो कि हमारा ओरल एंटीकोएगुलेंट है। दूसरा आता है हिपैरिन, हिपैरिन जो कि कैसा है, इंट्रावीनस एंटीकोएगुलेंट है। तो ये जो हिपैरिन और वॉरफैरिन है, ये एक तरीके के ब्लड थिनर्स हैं जो कि ब्लड को गाढ़ा होने से रोकते हैं, ब्लड को कोएगुलेट या ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। तो हम जब ये PTINR और APTT टेस्ट करते हैं, इनका मेन काम है ये चेक करना कि जिन पेशेंट्स के अंदर ये ब्लड थिनर्स काम कर रहे हैं, पेशेंट जब ब्लड थिनर्स की थेरेपी पे चल रहा है तो उनका क्या एफिशिएंसी, किस तरीके से उनका बॉडी काम कर रहा है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस टेस्ट में आगे। तो सबसे पहला टेस्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज नोन एज PTINR टेस्ट। अब बहुत देर से आप नाम सुन रहे हैं PTINR, तो ये भाई PT क्या है और ये INR क्या है, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। PT का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो पहला हो गया PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो ये प्रोथ्रोम्बिन है क्या भाई, तो अभी मैंने बताया था सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर प्रोड्यूस करता है एक्सेप्ट कैल्शियम। तो ये प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर से। दूसरी बात, प्रोथ्रोम्बिन किस पे डिपेंडेंट है, विटामिन के पे, ये भी याद रख लीजिए। अभी जो PTINR का टेस्ट है वो क्यों किया जाता है, इट इज डन टू चेक द टाइम टेकन फॉर द ब्लड टू क्लॉट, या फिर इट इज डन किस लिए, ब्लड को क्लॉट होने की एबिलिटी को चेक करने के लिए, कितनी देर में ब्लड क्लॉट होगा उसको चेकआउट करने के लिए हम PTINR का टेस्ट करते हैं। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड टू मेजर द एक्सट्रिंसिक पाथवे। कुछ देर पहले अभी हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया था कोएगुलेशन कैस्केड में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। उस एक्सट्रिंसिक पाथवे को असेस करने के लिए हम करते हैं PTINR टेस्ट। ओके, अब बात आती है इसके यूजेस की। इसके यूजेस में सबसे पहले देखें, अब क्योंकि ये लिवर से प्रोड्यूस हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन, तो लिवर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है उस चीज़ को असेस करने के लिए भी, क्योंकि ये ब्लड थिनर्स को भी असेस करेगा और एक्सट्रिंसिक पाथवे को असेस करता है, तो ये हार्ट कंडीशंस तो नहीं है उसको असेस करने के लिए। किसी भी सर्जरी से पहले भी इसको कंडक्ट किया जाता है सिर्फ ये असेस करने के लिए कितनी देर में ब्लड क्लॉट होगा। दूसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, दैट इज PT test is basically essential to monitor the efficiency of blood thinner that is warfarin.
वॉरफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, ओरल एंटीकोगुलेंट है, उसकी एफिशिएंसी को, उसके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम पीटी-आईएनआर का टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नॉर्मल रेंज की। तो जब हम पीटी या प्रोथ्रोम्बिन टाइम के नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो 9 to 11 सेकेंड्स हम इसका नॉर्मल रेंज बोलते हैं। आपको स्क्रीन पे भी लिखा दिख रहा होगा। अब एक और चीज़, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक वैल्यू पूछ ली जाती है, रेंज की जगह एक वैल्यू अगर पूछ लिया जाए और अगर आपको उस एक वैल्यू के नाम पे अगर ऑप्शन में 13.5 सेकेंड्स दिया हुआ है तो आप उस 13.5 सेकेंड्स को टिक कीजिएगा। देखिए, ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं इनके वैल्यूज़ थोड़ा सा हर लैब के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ऑल्ट्रेशन होता है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करता है। तो कई जगह कुछ बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो लेस देन 15 सेकेंड्स इसका टाइम मिलेगा, कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे तो 9 to 13.5 सेकेंड्स इसका टाइम मिलेगा। तो पीटी का जो हम ऑन एन एवरेज टाइम बात करते हैं तो वो 9 to 11 सेकेंड्स है और अगर एक वैल्यू मिलती है तो आप 13.5 सेकेंड्स को टिक कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं आईएनआर की, आईएनआर क्या था? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो इस आईएनआर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है दैट इज 0.8 to 1.2 सेकेंड्स। इसके भी ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है अराउंड 1, दैट मीन्स 1 के अराउंड इसकी वैल्यू आती है क्योंकि ये रेशियो में है। ठीक है, अब एक चीज और याद रख लीजिएगा, जैसे ही पीटी की वैल्यू बढ़ेगी, प्रोथ्रोम्बिन का जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आईएनआर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब नोट्स की बात है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने या साइड में स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, आप इसको पॉज करके सुन सकते हैं। जैसे ही पीटी और आईएनआर की वैल्यू बढ़ती है यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ रहा है, मतलब कि ब्लड क्लॉट स्लोली, ब्लड धीमे धीमे क्लॉट होगा। अब जब ब्लड धीमे क्लॉट होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्लड धीमे क्लॉट हो रहा है मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है वो तो होती रह रही है। तो अगर कोई भी पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है और उसका पीटी का वैल्यू ज़्यादा आया है, दैट मीन्स पेशेंट का ब्लड धीरे धीरे क्लॉट हो रहा है, पेशेंट्स ब्लड इज क्लॉटिंग स्लोली। अब पेशेंट का ब्लड धीमे क्लॉट हो रहा है यानी कि इसको सर्जरी के बाद ब्लीडिंग देर में कंट्रोल होगी, देर में बंद होगी। दूसरा पॉइंट, अगर पीटी का वैल्यू ज़्यादा आया है दैट मीन्स देयर इज अ डिफेक्ट इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। अभी हमने बात करी थी, एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है पीटी। तो अगर पीटी की वैल्यू ज़्यादा आई है मतलब कि उसका एक्सट्रिंसिक पाथवे में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही भाई। तो अब ये जो गड़बड़ हो रही है एक्सट्रिंसिक पाथवे में किन वजह से हो सकती है? पहली वजह उसकी कोई भी लिवर डिजीज है, प्रोथ्रोम्बिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन बढ़ा हुआ आ रहा है, प्रोथ्रोम्बिन मीन्स उसका टाइम अगर बढ़ा हुआ आ रहा है मतलब लिवर में इशू है, या फिर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर सीधे से शॉर्टकट में इसका मतलब है कि वॉरफेरिन जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, इसी वजह से ब्लड क्लॉट धीमे हो रहा है। पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अगर पीटी-आईएनआर की वैल्यू कम आ रही है, नॉर्मल से कम आ रहा है, यानी कि ब्लड क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी क्लॉट कर रहा है। अब ब्लड अगर ज़्यादा जल्दी क्लॉट हो रहा है यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। अब अगर ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा मतलब कि क्लॉट्स बनेंगे तो क्या होगा? हार्ट अटैक की कंडीशन ज़्यादा होंगे, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पीटी-आईएनआर की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका मतलब है कि ब्लड धीमे क्लॉट कर रहा है, और पीटी-आईएनआर की वैल्यू घट रही है इसका मतलब है कि ब्लड ज़्यादा जल्दी क्लॉट कर रहा है। तो ये थे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग पीटी-आईएनआर। अब चलिए जल्दी से हम बात करते हैं हमारे दूसरे टेस्ट की जिसका नाम है APTT टेस्ट। अब देखिए APTT, अभी मैंने आपको बोला A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। आपको वहीं कई जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा PTT टेस्ट। तो ये जो APTT है जो PTTT है, ये दोनों ही टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस आता है ए का, मतलब कि डिफरेंस आता है इस टर्म एक्टिवेटेड का। तो APTT में बेसिकली हम एक एक्टिवेटर ऐड करते हैं जिसकी वजह से उसका टाइम जो है ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। तो APTT का नॉर्मल वैल्यू 45 सेकेंड से कम रहेगा। अब क्योंकि PTT है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी एक्टिवेटर नहीं है। अब क्योंकि उसमें कोई भी एक्टिवेटर नहीं है तो उसका टाइम ज़्यादा हो जाता है, दैट विल बी अराउंड और लेस देन 60 सेकेंड। इसमें हम आगे बात करेंगे। अब ये APTT टेस्ट कब करेंगे? पहली चीज़, ये भी वही मेजर करता है, क्या मेजर करता है? इट ऑल्सो मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अ ब्लड टू क्लॉट। ब्लड को क्लॉट होने के लिए कितना टाइम लगता है, ये APTT टेस्ट भी वही चीज़ मेजर करेगी। दूसरी चीज़, ये मेजर करता है इफेक्ट ऑफ ब्लड थिनर्स सच एज हिपैरिन। पीटी-आईएनआर क्या मेजर करता था? वॉरफेरिन का इफेक्ट। APTT टेस्ट क्या मेजर करेगा? हिपैरिन का इफेक्ट। तीसरी चीज़,
APTT टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू मेजर, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाइएगा, इट इज यूज टू मेजर डी डाइमर एंड इट इज असेस्ड इन सर्टेन ब्लड कंडीशंस लाइक इम्यून ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए। एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो APTT टेस्ट है वो किसको मेजर करता है, इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है। अब APTT टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू की जब हम बात करें तो APTT का अभी मैंने बोला उसमें ए अटैच यानी एक्टिवेटर उसमें लगा हुआ होता है। एक्टिवेटर हम उसको हम एक्टिवेट करते हैं उसके प्रोसेस को, यानी कि बढ़ाते हैं, इसलिए उसका नॉर्मल रेंज आता है 30 से 40 सेकेंड्स। वहीं पे अगर हम बात करते हैं PTT यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की, तो उसका टाइम होगा अराउंड 60 टू 70 सेकेंड। ज़्यादा आया क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिवेटर अटैच नहीं है। तो ये था हमारा APTT टेस्ट के बारे में, बहुत शॉर्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। अब अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट या दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, PTINR और APTT को, तो बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश कर लेते हैं। PT टेस्ट और प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो टेस्ट है वो क्या मेजर करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को। वहीं पे जो APTT टेस्ट है वो किसको मेजर कर रहा था, इंट्रिंसिक पाथवे को। जो PT टेस्ट है वो किसकी एफिशिएंसी को चेक करता है, वॉरफैरिन की एफिशिएंसी को, जो कि एक ब्लड थिनर है बट ओरल एंटीकोगुलेंट है। वहीं पे जो APTT टेस्ट है वो किसकी एफिशिएंसी को चेक करता है, हेपारिन की एफिशिएंसी को। हेपारिन इज ऑल्सो अ ब्लड थिनर, इट इज एन IV एंटीकोगुलेंट। तीसरी चीज, जब हम नॉर्मल वैल्यू के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे तो PT का टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू आता है 9 to 11 सेकेंड्स बेसिकली, और वहाँ पे APTT का जो नॉर्मल वैल्यू आता है, अगर हम APTT की बात करें तो 30 to 40 सेकेंड्स, अगर हम PTT की बात करेंगे तो आएगा 60 to 70 सेकेंड्स और बेसिकली लेस देन 60 सेकेंड्स। दोनों ही टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट, कितना समय ब्लड लेगा क्लॉट होने के लिए, उस चीज को असेस करता है। तो ये थे बेसिक डिफरेंस अबाउट APTT एंड PTINR टेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम आगे चल के जरूर से आपको एक कोएगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में जरूर से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कम बैक टू माय चैनल। थैंक यू।